कैसे हो दोस्तों। बिजनेस मेथड की अपन क्लास प्रारंभ करें। दूसरा टॉपिक चल रहा था और दूसरे टॉपिक में अपन ने एकल व्यवसाय या एकल स्वामित्व कहें या एक अंकी व्यवसाय कहें, एक ही बात है, वो कंप्लीट कर लिया, जिसको अपन सोल प्रोप्राइटर इंग्लिश में बोलते हैं। अब अपन साझेदारी प्रारंभ कर रहे हैं। अब ये साझेदारी दोस्तों साझेदारी पार्टनरशिप पार्टनरशिप साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 वर्तमान में लागू है। आपसे पूछ सकता है वर्तमान में भारत में कौन सा साझेदारी अधिनियम लागू होता है, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के जब कोई व्यापार करते हैं तो उनके ऊपर कौन सा कानून लागू होता है, ये कहें अपन तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 वर्तमान में लागू है। साझेदारी पार्टनरशिप भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू है। यह अधिनियम कब से लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1932 से लागू है। तो पॉइंट नंबर 1, साझेदारी पार्टनरशिप भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू है वर्तमान में। यह अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 से लागू है। कब से लागू है ये अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 से लागू है। कब से लागू है? 1 अक्टूबर 1932 से लागू है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है। कौन सा है? 1932 है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू है। यह अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 से लागू हुआ। ये तारीख भी याद रखनी है। और ये आपसे पूछ सकता है भारतीय साझेदारी अधिनियम कब से लागू हुआ, तो 1 अक्टूबर 1932 से लागू हुआ। ये प्रश्न आया हुआ भी है एक एग्जाम में। 1932 है भारतीय साझेदारी अधिनियम। दोस्तों ये साझेदारी अधिनियम 1932 बनने से पहले इस अधिनियम में साझेदारी से संबंधित जो प्रावधान थे वो किस में शामिल थे? वो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में शामिल थे। दोस्तों 1872 में अंग्रेजों ने भारतीय अनुबंध अधिनियम बनाया था, जिसके तहत अपन दो व्यक्ति मिलके कोई समझौता करते हैं तो उस समझौते पर क्या प्रावधान लागू होंगे, इसके संबंध में भारतीय अनुबंध अधिनियम बनाया था। और उसी में ही ये साझेदारी से संबंधित प्रावधान शामिल थे, लेकिन 1932 में उसको अलग कर दिया गया भारतीय साझेदारी अधिनियम को। तो आपसे पूछे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 से पहले इसके प्रावधान किस में शामिल थे, तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में शामिल थे। 1932 में इसमें से साझेदारी के प्रावधान जो थे वो अलग कर दिए गए। अब दोस्तों भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की कौन सी धारा, ये प्रश्न भी पूछा गया है दोस्तों। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। जूनियर अकाउंटेंट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय साझेदारी अधिनियम की कौन सी धारा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की कौन सी धारा में परिभाषा दे रखी है साझेदारी व्यवसाय की? तो दोस्तों इस अधिनियम की धारा 4 में यह परिभाषा दे रखी है। साझेदारी व्यवसाय से ऐसे व्यवसाय से जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा तो प्रारंभ किया जाता है। ऐसे व्यवसाय से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा प्रारंभ किया जाता है और जिसका मुख्य उद्देश्य आपस में लाभों को बांटना होता है। व्यवसाय का संचालन उसमें से किसी भी एक के द्वारा या सभी के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों भारतीय साझेदारी अधिनियम की बात करें तो दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ से प्रारंभ होती है। दोस्तों अपन ने जो अभी तक पॉइंट पढ़े उनको एक बार रिवाइज करते हैं, आसान भाषा में रिवाइज करेंगे। साझेदारी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू है वर्तमान में।
ये लागू कब से हुआ? 1 अक्टूबर 1932 से लागू हुआ। साथ साथ मेरे साथ साथ मस्तिष्क में रिवाइज करने का प्रयास करें ताकि आपको याद हो जाए। अभी भारतीय साझेदारी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 से इसके प्रावधान अलग करके इसको बनाया। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में परिभाषा किस में दे रखी है? साझेदारी व्यवसाय की परिभाषा धारा 4 में दे रखी है। धारा 4 में दे रखी है, मैंने ये अंडरलाइन भी कर दिया है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर प्रारंभ करते हैं व्यवसाय जिनका मुख्य उद्देश्य लाभों को बंटवारा करना होता है। साझेदारी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभों का बंटवारा करना होता है। व्यवसाय का संचालन उसमें से किसी एक या सभी के द्वारा किया जाता है। मुख्य उद्देश्य आपस में साझेदारी करते हैं तो मुख्य उद्देश्य लाभों का बंटवारा करना होता है। वो या तो सारे मिलकर के चलाते हैं या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। ये परिभाषा धारा 4 में दी गई है। पूछेगा तो यही परिभाषा पूछेगा। वैसे तो एक हैंडशेक की परिभाषा और दे रखी थी, लेकिन वो परिभाषा अपन नहीं पढ़ेंगे। परिभाषाएं अपन लिमिटेड पढ़ेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन परिभाषाओं के पूछता है, उन्हीं के लिए अपन ज्यादा परेशान नहीं होंगे। मैं इंपॉर्टेंट जो परिभाषा है जो पहले की किसी एग्जाम में पूछी गई है उन परिभाषाओं को लेते हुए चल रहा हूं। अब साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी में कम से कम 2 वयस्क व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अब ये वयस्क क्या होता है आप सबको पता है। 18 वर्ष की आयु भारतीय वयस्कता अधिनियम के तहत है। जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली वो वयस्क कहलाता है। तो दोस्तों मतलब कि कहते एक तरह से मैच्योर बोले, वयस्क बोले, या फिर जिसको तो दोस्तों साझेदारी में कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? 2 व्यक्ति होंगे। देखो साझेदारी की विशेषताएं क्या क्या है। साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होंगे। तो आपसे पूछ सकता है एक साझेदारी फर्म या साझेदारी व्यवसाय करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्ति होना चाहिए? तो 2 व्यक्ति होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? वयस्क होने चाहिए, कम से कम वयस्क होने चाहिए। 18 वर्ष से अधिक के होने चाहिए, बच्चे नहीं होने चाहिए। व्यक्तियों का होना आवश्यक है। साझेदारी की प्रकृति कैसी है? अनुबंध की है। अनुबंध की है साझेदारी में दोस्तों। जब अपन किसी से व्यापार करते हैं, साझेदारी करते हैं तो अनुबंध करते हैं कि भाई देख मैं पैसे लगाऊंगा व्यापार में, आधे तू आधे पैसे आप लगाओ, व्यापार में मिल करके व्यापार करेंगे। मैं व्यापार में भाग नहीं लूंगा, मैं सिर्फ पैसे लगाऊंगा। आप 60% प्रॉफिट लेना, मैं 40% प्रॉफिट लेऊंगा। इस प्रकार से साझेदारी की होती है। तो साझेदारी में कम से कम कितने वयस्क व्यक्ति होते हैं? 2 वयस्क व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो दोस्तों साझेदारी की विशेषताएं क्या क्या है? साझेदारी में कम से कम 2 वयस्क व्यक्तियों का होना आवश्यक है। साझेदारी में कम से कम 2 वयस्क व्यक्तियों का होना आवश्यक है। साझेदारी की प्रकृति कैसी है? अनुबंध की प्रकृति होती है साझेदारी की। अब दोस्तों अनुबंध की प्रकृति पे मैं एक पॉइंट और बताना चाह रहा था आपको। 2 वयस्क व्यक्ति होने चाहिए साझेदारी में। अब अनुबंध की प्रकृति दोस्तों, अनुबंध केवल वयस्क व्यक्ति कर सकते हैं। अवयस्क व्यक्ति को अनुबंध करने के लिए योग्य नहीं माना गया है। तो दोस्तों साझेदारी की प्रकृति कैसी है? अनुबंध की है और अनुबंध 2 वयस्क व्यक्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों साझेदारी भी 2 वयस्क व्यक्ति कर पाएंगे। अब दोस्तों कंपनी अधिनियम 2013। दोस्तों कंपनी अधिनियम पहले 1956 लागू था, वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 लागू है। 1 अप्रैल 2014 से ये लागू है। इसकी एक धारा है 464 464 464 इसके अनुसार एक साझेदारी फर्म में अधिकतम 100 साझेदार हो सकते हैं। अब दोस्तों आपको याद रखना है न्यूनतम साझेदार साझेदारी में कितने होंगे? 2। अधिकतम साझेदार कितने हो सकते हैं? कंपनी अधिनियम के अनुसार आपसे पूछे तो 100 हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी नियम बनाए भारत सरकार ने 2014 में। 2013 में कंपनी अधिनियम बनाया, फिर 2014 में कंपनी नियम 2014 के नाम से कंपनियों पर लागू होने वाले नियम बनाए। उनमें उनके नियम संख्या 10 के में क्या कह दिया कि अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। साझेदारी फर्म में अधिकतम संख्या को कंपनी अधिनियम में कितना किया? 100 किया। फिर
कंपनी नियम बने तब उसको 50 तक सीमित कर दिया। अब आप ये कहेंगे कि सर एग्जाम में 100 और 50 में से क्या उत्तर दें। दोस्तों अगर आपको ऑप्शन में दोनों नहीं मिलेंगे, पहली बात दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, या तो आपको 50 ऑप्शन में मिलेगा या 100 ऑप्शन में मिलेगा। अगर 50 ऑप्शन में हो तो आपको 50 पे टिक करना है, 100 ऑप्शन में हो तो 100 पे टिक करना है। और अगर आपसे पूछे कि कंपनी अधिनियम के अनुसार अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं साझेदारी फर्म में, तो 100 पे टिक करना है। कंपनी नियम का डायरेक्ट पूछे तो 50 पे करना है। बाकी ऑप्शन में अगर 100 हो तो 100, नहीं तो 50 पे टिक करना है। समझ गए होंगे। यानी कि ऑप्शन में मान लो 50 है, साझेदारी में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, और उसमें कितने दे रखे हैं 10 सदस्य एक ऑप्शन में, एक में 20 दे रखे हैं, एक में 30 दे रखे हैं, एक में 50 दे रखे हैं, तो 50 पे टिक कर दोगे। यदि इसी प्रकार से दूसरा बन रहा है, एक में 100 दे रखे हैं, एक में 20 दे रखे हैं, एक में 30 दे रखे हैं, और दोस्तों एक में मान लो 500 दे रखे हैं, तो 100 साझेदार होंगे अधिकतम। और अब दूसरा ऑप्शन बनता है कि साफ शब्दों में वो बोल रहा है, तो ऑप्शन में 50 भी दे रखे हैं और 100 भी दे रखे हैं, और वो कह रहा है कि साझेद कंपनी अधिनियम के अनुसार साझेदारी में कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 100। और आपसे पूछे कंपनी नियम 2014 के अनुसार कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 50 पे टिक करना है। अब साझेदारी केवल वैध व्यवसाय के लिए दोस्तों, अवैधानिक व्यवसाय में कभी भी साझेदारी नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों वैधानिक कार्य होता है लाभ कमाने के लिए, जो वैधानिक कार्य होता है उसी को व्यवसाय माना जाता है। अवैधानिक रूप से कोई गतिविधि कर करके लाभ कमा रहे हैं उसको व्यवसाय की श्रेणी में नहीं माना जाता है। दोस्तों समझना, व्यवसाय कौन सा होता है, जो व्यवसाय वो होता है जो वैध गतिविधियां होती है, कानूनी रूप से करने के लिए उस व्यवसाय पे कोई रोक नहीं होती, वही व्यवसाय होता है। जिस गतिविधियों पे रोक है, जो क्रियाएं जो कार्य अवैधानिक है, वो कभी भी व्यवसाय नहीं होता। तो व्यवसाय नहीं होता तो अवैध कार्य साझेदारी कैसे होगा। तो दोस्तों साझेदारी केवल वैध व्यवसाय को करने के लिए ही की जाती है। अब इस साझेदारी में साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है। अब ये असीमित का मतलब क्या है दोस्तों, ये साझेदारों का दायित्व असीमित होने का मतलब क्या है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे अपन समझते हैं थोड़ा सा। दोस्तों मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, राम हो गया, मोहन हो गया, RM, ठीक है। इन्होंने मिलकर के क्या किया, प्लस जुड़ गए और क्या किया, व्यवसाय किया। दोनों ने मिलकर के क्या किया, व्यवसाय किया। अब दोस्तों ये व्यवसाय कर रहे हैं ना, तो इस व्यवसाय में से लाभ हानि बांट रहे, 50% ये ले जाता है, 50% ये ले जाता है। अब मान लो खुदा ना खास्ता हुआ कैसा कि नुकसान हो गया, व्यवसाय में क्या हो गया, नुकसान हो गया, और नुकसान भी मान लीजिए 5 लाख रुपए का नुकसान। कितने का, 5 लाख का नुकसान हो गया। और व्यापार में दोनों ने लगाया था 1 लाख रुपए, इसने लगाया था 1 लाख रुपए, इसने लगाया था, और व्यापार में घाटे होते होते 3 साल तक लगातार नुकसान हुआ और 5 लाख का नुकसान हो गया। यानी कि दोस्तों 1 1 लाख रुपए तो इनके दोनों के ये डूब गए। तो दोस्तों 3 लाख रुपए और इनको भुगतान करना पड़ेगा, कहीं से ला के लगाए हैं, लगाने पड़े हानि होने की वजह से। तो ये 3 लाख रुपए, व्यापार की संपत्ति तो केवल 2 लाख रुपए थी, 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये, तो व्यापार की संपत्ति के अलावा भी ये 3 लाख रुपए इनको अपने घर से, यानी कि इनकी व्यक्तिगत, यानी कि व्यक्तिगत संपत्ति विक्रय करके भुगतान करना पड़ेगा।
तो इसको कहते हैं असीमित होना, दायित्व का असीमित। अब ये दायित्व का असीमित होने का मतलब क्या है? व्यापार में जो पूंजी लगाई है ना, जो पूंजी लगाई है वहीं तक इनका दायित्व सीमित नहीं है। अगर यहाँ पे इस पूंजी में हानि हो गई तो व्यक्तिगत पूंजी में से, संपत्ति में से मकान, घर, गाड़ी बेचकर भी चुकाना पड़ेगा। तो ये दायित्व असीमित दायित्व होता है। असीमित दायित्व किसे कहते हैं ये समझाने का मैंने प्रयास किया। अपन ने इससे पहले क्या पढ़ा था? एकल व्यवसाय, एकल स्वामित्व, यही पढ़ा था। एकल स्वामित्व में दायित्व कैसा था? असीमित। और अब अपन पढ़ रहे हैं साझेदारी, दायित्व कैसा है? दायित्व असीमित है, दोनों में दायित्व असीमित है। लाभों को बांटना साझेदारों का साझेदारी होने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, पॉइंट नंबर 4 से भी क्वेश्चन पूछता है, पॉइंट नंबर 2 से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया है, जूनियर अकाउंटेंट पहले वाली एग्जाम में भी पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन आप याद रखना, पहले वाली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। दायित्व असीमित से भी प्रश्न आता है, और 2 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट और 5 और 6 नंबर पॉइंट में से भी प्रश्न आता है। तो लाभों का बंटवारा तो प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि साझेदारी है या नहीं है। ये पहली दृष्टि में देख के किससे पता लगता है? लाभों के बंटवारे से पता लगेगा कि लाभ बांट रहे हैं तो साझेदारी है, प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। और दोस्तों एकाट्य साक्ष्य क्या है? एजेंसी संबंध होना। दोस्तों आपस में एजेंसी का संबंध होता है। अब ये एजेंसी संबंध क्या होता है ये भी थोड़ा समझते हैं। अब ये एजेंसी संबंध होता क्या, ये भी थोड़ा सा समझते हैं। एजेंसी संबंध क्या होता है समझते हैं। असीमित असीमित होता है, ये तो अपन ने समझ लिया। अब एजेंसी संबंध क्या होता है दोस्तों? एक राम है और एक श्याम, दो व्यापारी, ये क्या कर रहे हैं? मिलकर के व्यापार कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? इनमें से राम कभी व्यवसाय को संभालता है, कभी श्याम व्यवसाय को संभालता है, एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते हैं। कभी राम संभालता है, कभी श्याम संभालता है। कुछ कार्य राम करता है, कुछ कार्य श्याम करता है। लेकिन ये कार्य जब श्याम करता है तो राम और श्याम दोनों की तरफ से होता है, श्याम करता है तो राम और श्याम दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसको एजेंसी संबंध कहते हैं। साझेदारी में साझेदारों के मध्य वैध समझौता करार होना अनिवार्य है। दोस्तों ये तो सीधी सी बात है। आप किसी के साथ मिलकर के व्यापार जब करना चाहोगे तो दोस्तों क्या करोगे? आप पहले समझौता करोगे कि भाई मैं तो 50% प्रॉफिट लूंगा, मैं तो 60% प्रॉफिट लूंगा जो भी अपन कमाएंगे। या फिर आप कहोगे कि भाई मैं तो पैसे लगा सकता हूं, मैं भाग नहीं लूंगा व्यापार में, संभालेगा तू खुद। तो इस प्रकार के जो समझौते होते हैं तो वैध समझौता होना चाहिए, वैध समझौता होना चाहिए। करार या समझौता एक ही शब्द है, एक तरह से करार को कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं, समझौते को एग्रीमेंट कह देते हैं। होना अनिवार्य। इनका अंतर, करार और समझौते का अंतर अपन कहाँ पढ़ेंगे? उसमें पढ़ेंगे कम, साझेदारी अधिनियम अपने सिलेबस में नहीं है, सॉरी अनुबंध अधिनियम, अनुबंध अधिनियम में पढ़ते। होना अनिवार्य है। समझौता लिखित होना चाहिए, या तो क्या मौखिक भी हो सकता है या गर्भित तो हो सकता है। अब ये लिखित, मौखिक और गर्भित का थोड़ा सा समझाऊंगा। ज्यादा डिटेल में तो दोस्तों ये अनुबंध अधिनियम से समझ में आते हैं, लिखित, मौखिक, गर्भित के मामले। तो दोस्तों लिखित, लिखित यानी लिख के तय कर लें। लिख के तय अगर नहीं कर रहे हैं तो मौखिक में तय कर लें। जैसे मैं हूं और मेरा कोई
तो मान लीजिए मैं किसी पड़ोसी के साथ व्यापार करूंगा, तो मैं कहूंगा भाई लिख ले, लिखवा ले, स्टाम्प पेपर पे लिख करके व्यापार करेंगे। मेरे को उस पे विश्वास नहीं है, उसको मेरे पे विश्वास नहीं है, तो लिख करके व्यापार किया जाता है। अब मान लो मेरे मामा का लड़का है, मेरे मामा का लड़का के साथ व्यापार कर रहा हूं, तो मैं उसको पहले शब्दों में कहूंगा, कोई लिखित समझौता नहीं होगा, सिर्फ बातों में समझौता होगा। मैं उसको कहूंगा कि भाई मौखिक, मौखिकली बोलूंगा मैं उसको कहूंगा भाई आधा प्रॉफिट मैं लूंगा, लेकिन मैं भाग नहीं लूंगा व्यापार में, संभालेगा तू पूरा, मेरे पास टाइम नहीं है, पैसे लगा दूंगा। तो ये मौखिक समझौता हो जाएगा। ठीक है, वो कह देगा ठीक है, व्यापार कर रहे हैं, एक दूसरे पे विश्वास है, तो मौखिक समझौता भी हो सकता है, गर्भित समझौता हो सकता है। गर्भित ये नहीं, पैसे लगा दिए दोनों ने, मैं हूं, मेरे मामा का लड़का है, मुझे पता है कि ना मैं धोखा करूंगा ना वो धोखा करेगा, तो हमने क्या किया, ठीक है मैं आधे पैसे मैं लगा दूंगा, आधे पैसे तू लगा दे। अब ये हो गया गर्भित समझौते, सिर्फ पैसे लगाए, लाभ हानि की बातें नहीं की, कौन व्यापार संभालेगा कौन नहीं संभालेगा, तो ये गर्भित समझौता हो गया। और अब इस गर्भित समझौते में शर्तें भी अपने आप तय होंगी। किसके तहत? साझेदारी अधिनियम के तहत तय होंगी, कि उन्होंने प्रॉफिट के लिए नहीं बोला, तो जितनी पूंजी लगाई है दोनों प्रॉफिट आधा आधा बांटा जाएगा, सीधी सी बात है। अब भाग व्यापार दोनों मिलके संभालेंगे, तो ये गर्भित समझौता हो गया। तो दोस्तों साझेदारों के मध्य समझौता या करार होना आवश्यक है, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी और गर्भित भी हो सकता है। अब साझेदारी का पंजीयन, दोस्तों साझेदारी का पंजीयन करवाना अनिवार्य नहीं है, आपसे पूछ सकता है। दोस्तों एकल व्यवसाय स्वामित्व पड़ा, पंजीयन अनिवार्य नहीं है। अब साझेदारी में भी पंजीयन अनिवार्य नहीं है, इच्छा हो तो पंजीयन करवा लो, इच्छा हो तो नहीं करवाओ। तो ये क्या कह रहा है, साझेदारी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है, बल्कि ऐच्छिक है, इच्छा पे निर्भर है पंजीकरण करवाते हैं या नहीं। अब साझेदारी का नोट है एक, अपंजीकृत फर्म अपने साझेदारों पर, अपंजीकृत फर्म के साझेदार पंजीकृत फर्म पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। खुदा न खास्ता कोई विवाद हो गया, साझेदारी की, चार लोगों ने मिलके कोई व्यापार किया, आपस में कोई झगड़ा हो गया, तो साझेदारी फर्म पर अपंजीकृत फर्म है, पंजीकरण कराया नहीं था, क्योंकि ऐच्छिक इच्छा पे निर्भर है। अब दोस्तों विवाद हो गया, तो दोस्तों अपंजीकृत फर्म अपने साझेदारों पर केस नहीं कर सकती दायर, और अपंजीकृत फर्म के साझेदार भी फर्म पर केस नहीं कर सकते, और फर्म साझेदारों पर नहीं कर सकती। ये पॉइंट समझ गए होंगे। परंतु बाह्य पक्षकार है पंजीकृत फर्म और उसके साझेदारों पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। बाह्य साझेदार तो सब पे कर सकता है, फर्म पे भी कर सकता है, पंजीकृत फर्म पे भी, साझेदारों पे भी, उसको पूरी छूट है। अब अपंजीकृत फर्म उसके साझेदार बाह्य पक्षकार पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते, ना ही न्यायालय में लगाए गए जुर्माने को कम करने के लिए अपील कर सकते। अब अपंजीकृत फर्म के साझेदार और फर्म, ना तो फर्म साझेदारों पर वाद कर सकती, ना साझेदार फर्म पर विवाद दायर कर सकते। और फर्म, ना तो फर्म बाह्य पक्षकार पर वाद दायर कर सकती, ना साझेदार बाह्य पक्षकार पर वाद प्रस्तुत कर सकते। और न्यायालय ने अगर फर्म पर या साझेदारों पर कोई जुर्माना लगा दिया, तो कम करने की भी अपील नहीं कर सकते। ये नुकसान है नहीं करवाने का पंजीकरण। अब करवाएं नहीं करवाएं वो स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास ये बताना, अपन इसमें इतना ही पढ़ेंगे। और शाम को, शाम को दोस्तों समय मिलेगा ना, तो मैं कोशिश करूंगा, जिस दिन मुझे समय मिलेगा, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, 2 क्लास डालूंगा 3 डालूंगा, मैं जल्दी से जल्दी मैं स्वयं करवाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि दोस्तों मुझे जितनी चिंता, जितना कहने का मतलब ये है कि जितनी जल्दी आपको है, उतनी ही जल्दी, उससे कहीं अधिक जल्दी मुझे है। क्योंकि दोस्तों मैंने अब जब जिम्मेवारी ली है, तो मैं उसको समय पर पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो ज्यादा चिंतित ना हो दोस्तों, मैं जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास करूंगा। 19 तारीख को नहीं होगा तो 2 4 5 दिन बाद हो जाएगा, तब तक आप दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते रहें। तो ज्यादा चिंतित क्यों होते हो? आपके पास
बाकी सब्जेक्ट्स की बुकें भी होंगी और सारी चीजें हैं, तो तब तक आप अपनी तैयारी को कैरी करें, चिंतित ना हो बिल्कुल भी, है ना। तो दोस्तों धन्यवाद। लाइफलाइन क्लासेस के साथ बने रहिए दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी मदद मिले। और बताइए कि यहाँ पे आपका, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगे, तब भी बताना। अगर मेरा कंटेंट आपके दोस्त आपको अच्छा लग रहा है किसी भी सब्जेक्ट का, मैंने RSR पढ़ा रखा है, JF&R पढ़ा रखा है, बिजनेस मेथड पढ़ा दिया और ऑडिटिंग पढ़ा रखा है। मैंने 4 टॉपिक हो गए, बिजनेस मेथड को पढ़ा दूंगा जब चार चार सब्जेक्ट हो जाएंगे सेकंड पेपर के। तो आपको जो भी सब्जेक्ट मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा और लगा कि हाँ यार वास्तव में अच्छा मैटर है और अच्छा पढ़ाया है, तो दोस्तों अपने दोस्तों को बताएं ताकि उनको भी फायदा मिल सके उस सब्जेक्ट का। शेयर करें और दोस्तों मेरी मदद करें थोड़ी सी मेरे को आगे बढ़ाने के अंदर। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।